हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग का पेपर जो कि 2020 में आया था। कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसको। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को वेरी ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे आप हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता के जनक कौन है? तो सृजनात्मकता के जनक कहा जाता है ईपाल टोरांस को, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले ये सुझाव दिया था हंटर आयोग ने, जो कि जिसने उस सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने डीएलएड में पढ़ा होगा इसको, बीएड में जरूर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर की पद्धति को विकसित किया है? तो ये इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि जिसमें सही होता है कोई नहीं, क्योंकि ये इस्लाम दर्शन है, इस्लाम धर्म, उसने ये मॉनिटर की पद्धति को शुरू किया था और ऑप्शन में इस्लाम नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो जो आंतरिक कारक होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, भौतिक नहीं होते, बुद्धि होते हैं। तो इसमें से भौतिक हो जाएगा। भौतिक क्या है? बाहरी कारक है, आंतरिक कारक नहीं है, तो दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। तो संभावित व्यवहार उसका क्या होगा? तो वो उदासीन रहेगा ना, जो तिरस्कृत हो चुका है कक्षा में। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा से। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। 3 प्रकार की मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा और एक है तत्व मीमांसा। मूल मीमांसा में मूल प्रकृति का अध्ययन होता है, जो तत्व ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा, उसमें मानव की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं, महायान के अनुसार गौतम बुद्ध महापुरुष थे, ईश्वर नहीं। अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है। हर मनुष्य को अपना निर्वाण मार्ग अकेले ही ढूंढना है। तो इसमें से सही हो जाएगा दूसरा। अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ऐसा महायान का मानना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, जो एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 4 है, आप सबको पता होना चाहिए। वो कहाँ कहाँ है? एक तो है बेंगलुरु में, फिर भुवनेश्वर में है, फिर भोपाल में है और फिर है जयपुर में, याद रखेंगे इसको। इसकी एनसीटीई की कार्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है, भुवनेश्वर, बेंगलोर, भोपाल और जयपुर। अगला है, यदि बच्चों में अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें मतलब अंतःवैयक्तिक संबंध बनाना है, सामाजिकता को बढ़ावा देना है, तो उनके लिए सबसे जो सूटेबल होगा, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें और अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करना। सबसे बेहतर ऑप्शन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा शिक्षा को मानव निर्माण प्रक्रिया के रूप में किसने माना है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने माना है शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है परिवार और परिवेश पर, ठीक है। वैसे भी बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? वातावरण और वंशानुक्रम पर। दोनों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होता है विकास। निम्न में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था? कोठारी आयोग ने सभी को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ऐसा कहा था उन्होंने। पहली सार्वजनिक शिक्षा 10 वर्ष के विद्यालयी
यहाँ परीक्षा होनी चाहिए। पहली सार्वजनिक परीक्षा विद्यालयी शिक्षा के बाद ही 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के बाद हो, ऐसा कहा उन्होंने। विषय विभाजन 9 के बदले 10 के बाद होना चाहिए, ऐसा भी कहा उन्होंने। 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में बदला जाए, ये गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने कहा था 25%। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो ज्ञान तो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। भाषिक कुशलता, भाई आप समाज में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। पता चला आप ऐसी भाषा है कि लोग अच्छी भी बात कर रहे हैं तो ऐसा लोगों को चुभ रहा है वो बात, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो ये तर्क शक्ति नहीं माना गया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल तो लोग समाज में भी तर्क लगाते हैं, पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। जैसे कोई बालक जन्म लेता है और वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है ना जन्म होते ही, वैसे भी डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, घर का परिवार के परिजन होते हैं जो, तो सबसे मिलता है ना, तो ये समाजीकरण ही होता ही है। हर व्यक्ति समाज की एक छोटी सी इकाई है, परिवार सबसे छोटी इकाई है। इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। अगला देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लेओ वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इसका पूरा नाम था। उसमें इन्होंने बात की थी समाज की, संस्कृति की और भाषा की। 3 प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने बताई है, जिसमें प्राइवेट लैंग्वेज है जो व्यक्तिक भाषा, उसको ज़्यादा महत्व दिया था इन्होंने। मतलब ऐसे एग्जाम्पल आता है ना कि एक लड़की कुछ कपड़े तय कर रही है, कुछ चित्र बना रही है, तो ऐसे अपने आप से ही बातें कर रही कि नीला वाला वो टुकड़ा कहाँ है, ये नीला नहीं वो वाला टुकड़ा। तो जब अपने आप से बातें कर रही है ना, तो ये प्राइवेट स्पीच है उसकी। और उसी को जीन पियाजे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, जिसको वो लेओ वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा शिक्षण डैश होना चाहिए। तो सबको पता है, इसमें बताने वाली क्या बात है, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 है जो, तो उसकी फुल फॉर्म बताना है आपको। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वेरी सिंपल, सबको याद होगा। उसको पढ़ के जाना आप लोग पूरा, अगर आपके पास तो अभी तो समय कम है, उसकी मेन चीज़ें आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। आप ज़रूर NCF 2005 पढ़ के जाइएगा। निम्न में से इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जो 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना ऐसा शामिल है इसमें। सुनिश्चित करें कि शिक्षा रटन प्रणाली से मुक्त हो, तो ये भी कहा गया इसमें। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाएं और कक्षा की में गतिविधियाँ शामिल हो, ऐसा भी कहा गया। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी बातें उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक भाषा के वाचन में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोड मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि यह मर्दों का काम नहीं है, या फिर ऑफिस जाना लड़कियों का काम नहीं है, ये तुम्हारे लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए है, ऐसा कहना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। और एक अध्यापक को या अध्यापिका को हमेशा इससे दूर रहना चाहिए और बचपन से ही बच्चों में ये भावनाएं डालें कि हाँ दोनों समान हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी एक वैयक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? तो परीक्षण विधि से भी जान सकते हो आप, उपलब्धि परीक्षण से भी, वृद्धि परीक्षण से भी, यानी इनमें से कोई नहीं इसका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो शोरगुल को रोकने के लिए ना सबसे अच्छा होता है कि शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। आप जैसे अभी मैं लाइव होती, आप मुझे देख पा रहे होते,
कमेंट में देख पा रही होती और कमेंट की तरफ मेरी नज़र जाती है और आपको पता होता कि हाँ मैं पढ़ रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए मतलब वो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ क्या है, क्यों ही ऐसे देख रही। तो सबके साथ ऐसा होता है। अभी जो मेरे टीचर होंगे मतलब हैं, तो वो उनके सामने मैं चली जाऊँ और वो ऐसे घूर के देखें तो थोड़ा सा लगेगा भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी पद्धति होती है किसी को भी शांत करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। कठिन वाक्यों का हम प्रयोग करें या नकारात्मक भाषा का यूज करें हम अपने संप्रेषण में बोलते समय, तो वो क्या करते हैं, वो संप्रेषण को निष्प्रभावी बना देंगे। क्योंकि भाषा ही समझ में नहीं आ रही या फिर भाषा में कुछ निगेटिव लैंग्वेज है, तो वो समझ में कहाँ आएगा फिर, मतलब निष्प्रभावी हो गया संप्रेषण, कुछ भी आप समझा रहे हो तो। अगला है मौन पठन के बारे में असत्य कथन। तो मौन पठन क्या होता है, बिना उच्चारण के मन में पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। बिल्कुल सही है। फुसफुसाते हुए पढ़ना मौन पठन नहीं, फुसफुसाते हुए नहीं पढ़ते ना, जो ऐसे मन में ऐसे बोल बोल के पढ़ते हैं धीरे धीरे, तो वो भी मौन पठन में नहीं आता है। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है। ये सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। फुसफुसाना मौन पठन नहीं है। ओके, तो ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ आपको नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मेरी इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता मेरे दोस्त। आप हारते हैं जब आपका हौसला टूटता है, और भी अपना हौसला टूटने मत देना, कुछ भी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।